जय भीम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जब मैं यहां आया तो पीछे काफी कुर्सियां खाली थी और बाहर सड़क पर आवाज बहुत तेज थी। डीजे बज रहे थे, डांस हो रहा था और इतनी तेज आवाज आ रही थी कि मैं सोचा कि जब यहां भाषण होगा, जब यहां हम लोग अपनी बात रखेंगे तो आवाज दूर तक कैसे जाएगी। लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि जब हमारे साथी आपके बीच अपनी बात कह रहे थे और बातों के कहने का सिलसिला चला तो कुर्सियां भर गईं और इतनी ज्यादा संख्या इस पांडाल में आई। ठीक है, चलेगा। तो बहुत ही अच्छी संख्या में लोग आए और बाहर भी शोर थोड़ा थम गया। मैं बीच में बाहर भी गया देखने के लिए कि आखिर इतने सारे रंग बिरंगे पांडाल कहां और क्यों लगे हैं। तो मैं तो किसी पार्टी का, किसी खेमे का, किसी गुट का एक्टिविस्ट नहीं हूं। मैं तो एक जर्नलिस्ट हूं, एक राइटर हूं। तो मैं एक ऑब्जेक्टिव निगाह से एक नजर उन तमाम पांडालों पर मैंने डाला और पाया कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के भी पांडाल लगे हैं। अच्छी बात है कि एक दौर में जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जो पॉलिटिकल पार्टीज नहीं रिकॉग्नाइज करती थी, आज सभी लोग, सभी राजनीतिक दल इस देश के, चाहे वो बाबा साहब के घोर विरोधी ही क्यों न हो विचारों में, वे उनकी जयंती और उनके परिनिर्वाण दिवस पर हमेशा कोई न कोई आयोजन करने के लिए बाध्य हो गए हैं। ये जनता की ताकत है, ये समाज की ताकत है। लेकिन मैंने देखा कि वो जितने पांडाल राजनीतिक पार्टियों के हैं, उनके यहां लोग नहीं हैं, उनके यहां सिर्फ नेता बैठे हुए हैं। और यहां पर नेता नहीं है, जनता बैठी हुई है। तो ये एक फर्क है कि समाज का जो पांडाल है, क्योंकि ये समाज का पांडाल है, ये समाज सेलिब्रेट कर रहा है बाबा साहब की जयंती। समाज के पास ताकत है, उनके पास सिर्फ सियासत है। और सियासत भी मैं शुद्ध राजनीतिक अर्थ में नहीं कह रहा हूं, बल्कि सियासत अंडरकोट कह रहा हूं। चुनाव के लिए दलित बहुजन समाज को मोबिलाइज करने के नाते इरादे से वे बाबा साहब का नाम जरूर लेते हैं, लेकिन बाबा साहब की हर विचारधारा का वो हर दिन, हर वक्त, हर कदम पर उसका निषेध करते हैं, उसे कलंकित करते हैं, उसे अपमानित करते हैं। और दोस्तों, मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में हमारे तमाम मित्रों ने बहुत सारी बातें कही। आज के मौके पर उन बातों को रिपीट करने का कोई अर्थ नहीं है। बहुत अच्छी बातें कही हैं कुछ लोगों ने, और उसमें मैं सुन रहा था बहुत ध्यान से, नागपुर से आई हुई डॉक्टर धम संगिनी, बहुत विस्तार से इन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की शिक्षाओं को, उनके दार्शनिक विचारों को आपको समझाने की उन्होंने कोशिश की। यहां तक कि महिलाओं के मामले में उन्होंने बाबा साहब के विचारों को सामने रखा। और सच तो यह है कि भारत के सबसे बड़े स्त्रीवादी अगर अभियानकर्ता कोई इस देश में पैदा हुआ तो वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे। महिलाओं को जितने अधिकार, महिलाओं को जितने सुविधाएं आजादी से पहले और आजादी के बाद मिली, उसके सूत्रधार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे। इसीलिए जब कोई अभी चर्चा कर रहे थे हमारे जनाब विकास पटेल साहब कि किसी व्यक्ति के नाम के आगे हम दलित चिंतक लगा देते हैं, किसी के नाम के आगे हम बहुजन चिंतक लगा देते हैं। लेकिन दोस्तों, जब मैं राज्यसभा टेलीविजन का एग्जीक्यूटिव एडिटर था तो मैंने अपने स्टाफ को यह निर्देश दिया कि दलित समाज का कोई बड़ा विद्वान जब हमारे टेलीविजन पर आता है
तो स्टार न्यूज, और उस समय स्टार न्यूज था, पता नहीं कौन कौन न्यूज था, आजकल तो सब एक ही तरह का हो गया है, समझ में नहीं आता है कि टेलीविजन है या ये टीवी पुरम है। तो मैं आज जितने टेलीविजन है उनको टीवी पुरम कहता हूं। तो जितने टेलीविजन आप देखते हैं उस पर जब भी कोई दलित समाज का बड़ा विद्वान जाता है तो उसके नाम के नीचे लिख दिया जाता है दलित चिंतक। मैंने राज्यसभा टीवी पर अपने लोगों को कहा कि किसी भी ऐसे विद्वान के नाम के नीचे दलित चिंतक न लिखा जाए जो दुनिया के तमाम विषयों का जानकार हो, जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हो, जो सोशियोलॉजिस्ट हो, एजुकेशनिस्ट हो, और संयोगवश वो दलित समाज या बहुजन समाज या किसी भी समाज में पैदा हुआ है। हम दलित समाज से आए हुए एक बड़े विद्वान को दलित चिंतक क्यों कहें? ये तो ठीक उसी तरह की बात है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को हम दलित दार्शनिक कहें, हम दलित विचारक कहें। सच यह है कि हमारे देश में पिछले कई हजार वर्षों में अगर देश को और दुनिया को समझने वाला अगर कोई बहुत बड़ा समाज वैज्ञानिक, बहुत बड़ा कोई दार्शनिक पैदा हुआ तो वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो सदियों तक इस देश में जितने विचारक पैदा हुए, जितने दार्शनिक पैदा हुए, जिस तरह की व्याख्याएं उन्होंने बदलाव के बारे में की, उनमें अगर सबसे ओरिजिनल, सबसे मौलिक अगर विचार रखने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे तो उन्हें हम बेहतरीन समाज विज्ञानी, महान दार्शनिक क्यों न माने, हम क्यों उनको किसी एक दायरे में सीमित करें? इसलिए मेरा यह मानना है दोस्तों कि जो लोग उत्पीड़ित समाजों में पैदा हुए हैं उसे इस देश के मनुवादियों का जो खेमा है, मनुवादियों की जो राजनीति है, उनकी जो सियासत है, उनकी जो बौद्धिकता है, उनको वो पूरे समाज, पूरे देश और पूरी दुनिया का बड़ा चिंतक, बड़ा दार्शनिक, बड़ा वैज्ञानिक बनने से उनको परेशानी होती है। जबकि सच यह है कि भारत में आवाम के लिबरेशन के लिए, मुक्ति के लिए अगर सबसे बुनियादी चिंतन किसी व्यक्ति ने किया तो वो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। और उस दौर में उनकी बातों को समझा नहीं गया। आजादी से पहले इस देश में वो बार बार वो कह रहे थे कि अगर भारत को एक राष्ट्र बनना है, अगर भारत में राष्ट्रवाद को स्थापित करना है तो जातियों का विनाश करना पड़ेगा। जातियों के खात्मे के बगैर हिंदू वर्ण व्यवस्था जो है, उस वर्ण व्यवस्था को बरकरार रखते हुए आप भारत में न तो राष्ट्र की नींव डाल सकते हैं और न तो डेमोक्रेसी की नींव डाल सकते हैं। तब उनको समझा नहीं गया। लोगों ने कहा, खासकर महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अबुल कलाम आजाद, जो पूरी कांग्रेस की लॉबी थी, उसका कहना था कि जब पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बदलेगा, जब सत्ता हमारे हाथ में आ जाएगी तो चीजें बदल जाएंगी और डेमोक्रेसी स्थापित हो जाएगा, नेशनलिज्म मजबूत हो जाएगा। बाबा साहब बार बार इसका खंडन कर रहे थे कि जी नहीं, अगर आप समाज को नहीं बदलते तो सिर्फ राजनीति की संरचना के ऊपर के ढांचे को अगर केवल आप बदल करके चाहते हैं कि समाज को बदल दिया जाए और देश को एक नवनिर्मित लोकतंत्र का जामा पहना दिया जाए तो ये असंभव है। और दोस्तों, 2014 के बाद ये अजीब संजोग है कि 2014 के बाद अब कांग्रेसी भी मानने लगे हैं, तमाम खेमों के लोग राजनीति के मानने लगे हैं कि जरूर इस देश के साथ शुरुआत में ही कुछ गलतियां हो गई थी। अब वो ये सीधे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि बाबा साहब जो कहते थे उस दौर में 34-36 से लेकर के और 47 तक और 47 के बाद 1950 तक, वो लगातार जो कहते थे भारत के संविधान के निर्मित होने तक, वो आज तक वो रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं कि वो बातें उनकी बिल्कुल सही थी
और उन्हीं बातों में छुपा हुआ है भारत के मौजूदा जनतांत्रिक जो जनतंत्र का मौजूदा भारतीय संकट है, वो सारा का सारा जो मामला है उसी में छुपा हुआ है। दोस्तों, आज एक बहुत बड़ी जो डिबेट है इस देश में, वो डिबेट है कि क्या इंडिया में डेमोक्रेसी बचेगी या नहीं बचेगी। सवाल इस बात का है कि क्या इंडिया में डेमोक्रेसी है, क्या इंडिया में वाकई डेमोक्रेसी थी। जब भारत का संविधान तैयार हो गया था और 26 जनवरी 1950 को उसके लागू किए जाने का ऐलान होना था, उसके पहले बाबा साहब ने 25 नवंबर 1949 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अपना बहुत महत्वपूर्ण भाषण दिया। और मैं समझता हूं कि संविधान सभा में जितने भाषण हुए उसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का 25 नवंबर 1949 का भाषण अप्रतिम है, अद्भुत है। और उस भाषण में उन्होंने कहा, मैं समझता हूं कि उस भाषण की एक एक लाइन महत्वपूर्ण है। और मैं आप सबसे रिकमेंड करूंगा, खासकर जो आप लोगों में समाजशास्त्र के बारे में, राजनीति के बारे में और नागरिक जीवन के बारे में कुछ भी अगर जानना चाहते हैं, तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जातियों का विनाश जो किताब है, और बाबा साहब का 25 नवंबर 1949 का जो भाषण है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, इन दोनों को कम से कम आप जरूर पढ़िए। और कुछ पढ़िए या ना पढ़िए, इन दोनों को जरूर पढ़िए। और बाबा साहब ने दोस्तों उस वक्त भी सोशल डेमोक्रेसी और पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के कॉन्ट्रडिक्शन को सामने लाया था। उन्होंने कहा था कि आज जब 26 जनवरी 1950 को इस देश में गणतंत्र बन जाएगा, तो एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत तो लागू हो जाएगा, लेकिन क्या वाकई हम एक गणतंत्र के रूप में, एक राष्ट्र के रूप में, एक लोकतांत्रिक संरचना के रूप में हम बरकरार रहेंगे, हम कामयाब रहेंगे। और वो फिर कहते हैं, असमानता की खाई अगर नहीं पाटी गई, अगर ये विषमता नहीं दूर की गई, तो वो हरगिज संभव नहीं होगा। ये बाबा साहब के शब्द हैं। मैं उनके शब्दों को दरअसल अपने ढंग से पेश कर रहा हूं, क्योंकि मैं कोट नहीं कर रहा हूं बाबा साहब को, बाबा साहब के विचारों को मैं कोट कर रहा हूं। हो सकता है कि मेरे शब्द इधर उधर कुछ हो रहे हों, लेकिन उसका भाव यही है, उसका अर्थ यही है। और आज अगर आप देखें तो बाबा साहब की 25 नवंबर 1949 को कही गई वो बात आज पूरी दुनिया भारत के बारे में सच मान रही है। देश के जितने महत्वपूर्ण समाजशास्त्री हैं, जितने बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, वो भी ये मानने के लिए बाध्य हुए हैं कि इस देश में डेमोक्रेसी जो है वो केवल कागजों पर है। दोस्तों, सच ये है कि हमने संविधान तो बनाया, और संविधान खूबसूरत संविधान है, दुनिया के अनेक संविधानों से बेहतर संविधान है, लेकिन डेमोक्रेसी सिर्फ कागज पर लिखे हुए शब्दों से नहीं तैयार होती है। डेमोक्रेसी किसी मुल्क में स्थापित होती है विचारों को अमल में लाने से। दुनिया में अनेक देश हैं जिनके पास संविधान नहीं है। दुनिया में अनेक देश हैं जिनके पास संविधान जो है 25 से लेकर 50 पेज तक सिमटा हुआ है। इतना विशाल संविधान दुनिया में किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के पास नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं, कई ऐसे देश हैं जहां राजा और रानी भी अभी तक हैं, भले ही वो सिंबॉलिक हो, लेकिन उनके यहां डेमोक्रेसी है, उनके यहां सचमुच डेमोक्रेसी है। कम से कम हमारी डेमोक्रेसी से बेहतरीन है। क्यों है? क्योंकि उनके पास समानता काफी हद तक है। उनके पास असमानता का जो लेवल है वो हमारे मुल्क जैसा भी भयावह नहीं है। वहां लिबर्टी है, फ्रीडम है और फ्रेटर्निटी है। हमारे देश के संविधान के प्रियम्बल में बाबा साहब के प्रयासों से समता, इक्वलिटी का मसला तो आ गया, लिबर्टी का, फ्रीडम का मसला तो आ गया, यानी लिबर्टी का मसला तो आ गया,
फ्रेटर्निटी का मसला तो आ गया, लेकिन शब्दों से केवल नहीं होगा जब तक कि उसको वाकई अमल में न लाया जाता। आज हो क्या रहा है? आज असमानता की खाई इतनी बढ़ गई है कि संविधान के प्रियम्बुल में जिस समता शब्द को बाबा साहब ने इंटरप्रेट किया उसका कोई मतलब नहीं रह गया है। और दोस्तों, ये बात बाबा साहब ने उस दौर में की कि अगर इस संविधान को लागू करने वाले लायक नहीं निकले तो इसका कोई अर्थ नहीं रहेगा और जनतंत्र जो है हम स्थापित नहीं कर पाएंगे। और हुआ यही। हमारे देश में दलित आंदोलन का एक बहुत बड़ा हिस्सा बाबा साहब के बारे में अक्सर यह प्रचारित करता है कि मौजूदा जो भारत का संविधान है वो बाबा साहब के सपनों का संविधान है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के लिटरेचर के एक स्टूडेंट होने के नाते, एक छात्र होने के नाते मैं आपको बताऊं कि भारत का मौजूदा संविधान बाबा साहब के सपनों का संविधान नहीं है। तो उस समय के तमाम पॉलिटिकल साइंटिस्ट के बीच में उन्होंने वो ड्राफ्ट पेश किया और वो उनके कलेक्टेड वर्क्स में आज भी संकलित है। और वो क्या था? वो था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया, संयुक्त राज्य भारत का संविधान। और बाबा साहब ने उस संविधान में जो बातें कही वो मौजूदा संविधान में नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के लोगों द्वारा जो डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें उसको टॉलरेट नहीं किया जा सकता था, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी। उदाहरण के तौर पे दोस्तों, मैं कुछ बातें बहुत संक्षेप में आपको बताऊंगा। बाबा साहब ने उस संविधान में, जिसका नाम था संयुक्त राज्य भारत का संविधान, उसके अनुच्छेद 1 के 17वें पैरे में बाबा साहब लिखते हैं कि राज्य यानी भारत, राज्य यानी भारत किसी भी धर्म को राजधर्म नहीं मानेगा, किसी भी धर्म को राजधर्म नहीं मानेगा। कल्पना कीजिए भारत के संविधान में ये लाइन अगर होती तो आज जो हिंदू राष्ट्र बनाने का डंका पीट रहे हैं, क्या उनके डंके को किसी भी तरह से रिकॉग्नाइज किया जाता? किसी भी तरह से एक्सेप्टेबिलिटी उसकी किसी भी समाज में होती? लेकिन भारत के संविधान में वो वाक्य नहीं गया। दूसरी बात, खंड 4 में, संयुक्त राज्य भारत के संविधान के खंड 4 में बाबा साहब की घोषणा है कि जितने बड़े उद्योग होंगे, जितने ज्यादा महत्वपूर्ण उद्योग देश के होंगे, वो सभी पब्लिक ओनरशिप में होंगे, यानी राज्य के स्वामित्व में होंगे। यानी बाबा साहब was the first political scientist in this country who advocated for a greater public sector than anybody else. तो जो एक दावेदारी की जाती रही है अब तक कि जवाहरलाल नेहरू से लेकर और कांग्रेस के नेताओं ने पब्लिक सेक्टर को इस्टेब्लिश किया, सच यह है कि दार्शनिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर अगर इस बारे में कोई व्यक्ति सबसे ज्यादा आर्टिकुलेशन था, जिसके पास सबसे अधिक विचार थे, सबसे अधिक समझदारी थी, वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे, जिन्होंने कहा था कि इस देश के उद्योगों को पूरी तरह पब्लिक सेक्टर के अधीन रखने की जरूरत है। शुरुआती दौर में भारत के लिए ये बेहद जरूरी था। ये बात डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कही दोस्तों, और जाहिर है उनके दबावों के कारण कांग्रेस की सरकार को पब्लिक सेक्टर का एक्सपेंड करना था। और पब्लिक सेक्टर, आवाज और पब्लिक सेक्टर अगर भारत में नहीं एस्टेब्लिश किया गया होता संविधान के तहत, और जो राजकीय जो समझदारी बनी थी जिसमें डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का बहुत बड़ा रोल था सरकार में, कैबिनेट की बैठकों में, नेहरू कैबिनेट की बैठकों में जब तक वो कानून मंत्री रहे, मैं समझता हूं कि लगातार सरकार पर दबाव बनता था कि पब्लिक सेक्टर को एक्सपेंड कैसे किया जाए। और दोस्तों, इंडिया में एफर्मेटिव एक्शन यानी आरक्षण की जो पूरी की पूरी पॉलिसी थी,
आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर पब्लिक सेक्टर ना होता तो आरक्षण का क्या होता। और आज उस पूरे आरक्षण को खत्म किया जा रहा है, आरक्षण को खत्म किया जा रहा है और इसके साथ पब्लिक सेक्टर को खत्म किया जा रहा है। तो पब्लिक सेक्टर भी दफन हो रहा है और आरक्षण भी दफन हो रहा है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि न तो कांग्रेस इसको लेकर लड़ पा रही है, न बहुजन समाज पार्टी इसको लेकर लड़ पा रही है, न समाजवादी पार्टी इसको लेकर लड़ पा रही है और न वामपंथी पार्टियां इसको लेकर लड़ पा रही हैं। इस तरह से कुल मिलाकर देखा जाए तो एक व्यक्ति जिसके पास बहुत बड़ा राजनीतिक दल नहीं था, उसने आजादी से पहले और आजादी के बाद सिर्फ अपनी ताकत से, अपनी मेधा से, अपनी बौद्धिकता से उस व्यक्ति ने इस देश के तमाम उत्पीड़ित आवाम को उन्होंने आरक्षण, एफर्मेटिव एक्शन का एक मंच दिया, एफर्मेटिव एक्शन इंट्रोड्यूस करने की पॉलिसी दी। लेकिन आज कल्पना कीजिए अपने देश में दलित नेताओं की संख्या कितनी है, बहुजन नेताओं की संख्या कितनी है, ओबीसी नेताओं की संख्या कितनी है, हजारों हजार लोग हैं। लेकिन इन सबके रहते हुए आरक्षण खत्म किया जा रहा है, पब्लिक सेक्टर खत्म किया जा रहा है। अब आपको मैं बताऊं कि बाबा साहब ने उस कॉन्स्टिट्यूशन के चौथे पैरे में कृषि को उद्योग के दर्जा देने की वकालत की थी और कॉन्स्टिट्यूशन में कहा था कि भारत की कृषि को उद्योग का दर्जा मिलेगा। और वो कहते हैं कि राज्य अर्जित भूमि को मानक आकार के फार्मों में बांटकर गांव के निवासियों को पट्टेदारों के रूप में बांटेगा। फार्म पर खेती बाड़ी सामूहिक फार्म के रूप में होगी। यहां ये एक अद्भुत लैंड रिफॉर्म्स का वर्णन है दोस्तों। अब तक इस देश में सबसे जो रेडिकल लैंड रिफॉर्म्स की बात करने वाले लोग होते रहे हैं, वो कहते रहे कि लैंड टू द टीलर्स, खेत जोतने वाले का है, जमीन जोतने वाले की है। बाबा साहब ये नारा नहीं लगाते। अपने संविधान में जो उनका ड्राफ्ट था, उनका पसंदीदा जो ड्राफ्ट था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, उसमें वो लैंड टू द टीलर की बात नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि पूरी लैंड जो है सरकार की होनी चाहिए और उसमें कोऑपरेटिव ढंग से फार्मिंग हो और उसमें पट्टे दिए जाएं। क्योंकि जोत जिनके पास है, यानी जो खेत को जोतते हैं, अगर लैंड केवल उनको आप देंगे तो इससे शूद्र समाज का, पिछड़े समाज का एक बड़ा तबका लाभान्वित हो सकता है। इसमें दूसरे अपर कास्ट की जो जातियां हैं उनके किसान लाभान्वित हो सकते हैं। लेकिन जो अति शूद्र लोग हैं, जो दलित हैं, उत्पीड़ित हैं, जिनके पास जमीन नहीं है, जो खेत मजदूर हैं, जो खेत जोतते तो रहे हैं लेकिन जिनकी किसान के रूप में रिकॉग्निशन नहीं है, उनको फायदा नहीं होगा। इसलिए मैं समझता हूं कि बाबा साहब की ये जो पॉलिसी थी वो भी बहुत ही क्रांतिदर्शी थी और उल्लेखनीय है कि भारत के मॉडर्न हिस्ट्री में इस तरह से कृषि के बारे में बात करने वाला व्यक्ति मुझे दूसरा कोई दिखाई नहीं देता है। और तीसरी बात जो उन्होंने राज्य और अल्पसंख्यक, जो उनकी बहुत महत्वपूर्ण थीसिस थी, उसमें डिटेल्स के साथ, ठोस तथ्यों के साथ उन्होंने ये साबित किया कि इस देश में जो अनुसूचित जातियां हैं वो माइनॉरिटी जो कम्युनिटी देश की है उससे भी ज्यादा विपन्न है, उनसे भी ज्यादा उत्पीड़ित है। इसलिए उनसे ज्यादा अल्पसंख्यक और कोई नहीं है। उनको ये नहीं माना जाना चाहिए कि वो अल्पसंख्यकों से भी ऊपर हैं या उनसे कुछ अलग हैं। तो उन्होंने राज्य और अल्पसंख्यक जो चैप्टर है उसमें इसकी काफी चर्चा की। दोस्तों बिल्कुल आखिर में कुछ बातें मैं आपके सामने रखकर अपनी बात खत्म करूंगा। एजुकेशन के बारे में, शिक्षा के बारे में बाबा साहब के विचारों को बहुत कम सुना और समझा गया है। और पिछले दिनों भारत में जिन लोगों ने बाबा साहब पर काम किया है, रिसर्च की है, बड़ी बड़ी किताबें लिखी हैं, उसमें भी एजुकेशन को लेकर उनके काम की उतनी चर्चा नहीं है जितनी दुनिया के दूसरे मुल्कों में एजुकेशन पर उनके काम की चर्चा की गई है। बाबा साहब का यह कहना था कि
एजुकेशन जो है वो अभी पब्लिक यानी राज्य स्वामित्व में जो शिक्षण संस्थाएं हैं उनका विस्तार और विकास किया जाना चाहिए, क्योंकि एक बड़ा पहलू ये था कि अगर शिक्षा आप सबको नहीं उपलब्ध कराएंगे, अगर सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को शिक्षा उपलब्ध कराएंगे तो उनके पढ़े हुए लोग समाज में उत्पीड़न की संस्कृति के वैंगार्ड बन सकते हैं। यानी जो एलीट सेक्शन है, आप देखिए भारत में क्या हुआ आजादी के बाद। आजादी के बाद बड़े पैमाने पर जो कथित विचारक, पॉलिटिकल साइंटिस्ट, बड़े बड़े विद्वान जो निकले, उन्होंने जो रूलिंग पार्टीज थी, जो शासक वर्ग की पार्टियां थी, उनके लिए विचार देते रहे, उनके लिए सलाहकार के रूप में काम करते रहे। लेकिन जो इस देश की आवाम है, जो मेहनत कश आवाम है, उसके लिए उन्होंने दर्द उनके दिमाग में, उसमें, उनके दिल में, उनके विचारों में, उनके शब्दों में नहीं दिखा। बाबा साहब इसी की बात करते हैं और बाबा साहब कहते हैं कि एजुकेशन का रूप जो है सामाजिक होना चाहिए। एजुकेशन मस्ट बी ए सोशल प्रॉपर्टी, और इसीलिए वो पब्लिक सेक्टर यानी सरकारी क्षेत्र में एजुकेशन की वकालत करते हैं। दोस्तों, ये अपने आप में मैं समझता हूं कि भारत में इस तरह से एजुकेशन के बारे में बात करने वाला व्यक्ति बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर होंगे। मैं दूसरा किसी और को नहीं देखता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को छोड़कर। 2011 या 12 में मैंने दुनिया के बहुत मशहूर एक अखबार है गार्डियन, और गार्डियन में मैंने बाबा साहब के इस रूप पर बहुत बाद में मुझे उस एडिटोरियल को पढ़ने का मौका मिला, एडिटोरियल आर्टिकल को, जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के शिक्षा पर विचारों के आधार पर लिखा गया था। दोस्तों, यस, अभी हमारे एक साथी कह रहे थे और राजनीतिक स्तर पर वो बिल्कुल सही बात कह रहे थे कि भारत में जो ओबीसी समाज के लोग हैं वो अभी भी समझ नहीं पाते कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का क्या रोल उनके जीवन में है। मैं आपको बताऊं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने नेहरू कैबिनेट से 3 कारणों से इस्तीफा दिया था और उस पर उनका 10-15 पेज का त्याग पत्र जो है वो पठनीय है, पढ़ने लायक है। जो पहला कारण था वो हिंदू कोड बिल से जुड़ा मसला था, जिस पर नेहरू ने और नेहरू की सरकार ने उनके साथ विश्वासघात किया। और दूसरा जो कारण था वो वैदेशिक नीति से जुड़े प्रश्न थे, जिस पर नेहरू की सरकार से उनकी गहरी असहमति थी। उसमें कश्मीर का मसला भी बाबा साहब ने उठाया पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। और तीसरा जो मसला था वो संविधान के आर्टिकल 340 का था, जिसकी चर्चा आपने की है और बहुत महत्वपूर्ण वो आर्टिकल है। ये उसमें था कि भविष्य में एक आयोग बनाया जाएगा जो उन वर्गों को चिन्हित करेगा जो दलित और आदिवासी समाज से बाहर के उत्पीड़ित समाज के लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, उनको आइडेंटिफाई करेगा। और ये कमीशन जो बनेगा वो सरकार जल्दी से जल्दी बनाने का प्रयास करेगी, लेकिन सरकार बनाने को तैयारी नहीं हो रही थी। नेहरू सरकार उस पर बिल्कुल बैठी हुई थी, उस फाइल पर, और अंततः नाराज होकर बाबा साहब ने इस्तीफा दिया। और वो इस्तीफा लंबा इस्तीफा है, उसको पढ़ा जाना चाहिए, वो अपने आप में एक डॉक्यूमेंट है। इन 3 मुद्दों पर जो उनका इस्तीफा था, उसी ने पिछड़ा वर्ग आयोग की आधारशिला को तैयार किया था। और फिर काका कालेलकर आयोग बना, जिसने कि आरक्षण के बारे में जो ओबीसी को जो संभावनाएं थी उस पर पूरा का पूरा उसने रायता फैला दिया। और उसके वर्षों बरस बाद फिर मंडल कमीशन बना, जिसके बाद लंबी लड़ाई के बाद मंडल कमीशन की 40 जो रिकमेंडेशंस थी उसमें सिर्फ एक रिकमेंडेशन को लागू किया गया। उस समय बाद में शिक्षा में भी आरक्षण के जो रिकमेंडेशन था वो अर्जुन सिंह की सरकार, अर्जुन सिंह जब शिक्षा मंत्री थे उस वक्त लागू किया गया। तो ये मेरे कहने का मतलब है कि भारत में ओबीसी आरक्षण जो है उसका भी अगर श्रेय किसी को जाता है शुरुआती दौर में अगर उस काम का, तो वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जाता है।
मंडल आयोग की रिपोर्ट जो है वह भी बाबा साहब के प्रयासों का ही एक तरह से वर्षों बाद, दशकों बाद एक तरह से उसका एक प्रतिफलन है। इसलिए मैं समझता हूं कि देश के ओबीसी समाज को निश्चित रूप से यह देखना चाहिए, समझना चाहिए। और जैसा मैंने कहा कि बाबा साहब किसी एक जाति के नहीं थे, किसी एक बिरादरी के नहीं थे, किसी एक समुदाय के नहीं थे, वो इस दुनिया के थे, इस पूरे समाज के थे, बदलाव के दर्शन के थे। वो एक ऐसे विचारक हैं जिस तरह का विचारक इस देश ने कम से कम पिछले 1000 सालों में कम से कम मैंने जितने दार्शनिकों को पढ़ा है, जितने विचारकों को पढ़ा है, बुद्ध के बाद अगर फिलॉसफी के लेवल पर, विचार के लेवल पर अगर मैं देखता हूं तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से बड़ा मुझे कोई व्यक्तित्व, कोई शख्सियत नहीं दिखाई देता। इसलिए बाबा साहब को किसी जाति, किसी समुदाय, किसी क्षेत्र के दायरे में सीमित नहीं किया जा सकता है। तो आज मैं संक्षेप में इतना ही कहूंगा, लेकिन बिल्कुल चलते चलते इस देश में इन दिनों दोस्तों अक्सर आवाजें आ रही हैं कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है, देश में हिंदुत्व को स्थापित करना है। बट व्हाट वाज द ओपिनियन ऑफ बाबा साहब रिगार्डिंग दिस? बाबा साहब हिंदुत्व के बारे में क्या सोचते थे? बाबा साहब हिंदू राज के बारे में क्या सोचते थे? ये मत सोचिए कि हिंदू राज की बात आज हो रही है तो बाबा साहब ने अपने दौर में नहीं सोचा था। बाबा साहब एक ऐसे व्यक्ति थे कि उनके दौर में जो कुछ घटित नहीं हो रहा था, उनके दौर में कोई चीज वो नहीं थी, दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन न जाने कैसे 50 साल बाद, 75 साल बाद, 100 साल बाद क्या होगा यह भी वो देख रहे थे। और उन्होंने लिखा, और मैं उसे कोट कर रहा हूं लाइन बाय लाइन, आप सुनिए कि उन्होंने हिंदू राज के बारे में क्या कहा। यस, ये मैं बाबा साहब के शब्दों को शब्दशः कोट कर रहा हूं। अगर वास्तव में हिंदू राज बन जाता है तो निस्संदेह इस देश के लिए यह एक भारी खतरा उत्पन्न हो जाएगा। हिंदुत्व, हिंदुत्व के बारे में जो भी कहें, लेकिन हिंदुत्व स्वतंत्रता के खिलाफ है, समानता के खिलाफ है, भाईचारे के लिए खतरा है। इस आधार पर यह लोकतंत्र के बिल्कुल अनुपयुक्त है। हिंदू राज को इसलिए हर कीमत पर रोका जाना चाहिए। ये मेरी बात नहीं है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की बात है। तो दोस्तों, आज हमारे आपके समाजों के कुछ लोग हिंदू राज बनाने वालों की आवाज पर डांस कर रहे हैं। जो हिंदू राष्ट्र का नारा देते हैं, उनके नाम पर संसद के अंदर और संसद के बाहर हमारे आपके बीच के लोग जो अपने को दलित बताते हैं, जो अपने को आदिवासी बताते हैं, जो अपने को बहुजन बताते हैं, जो अपने को ओबीसी बताते हैं, वह भी डांस कर रहे हैं। मैं पॉलिटिकल एक्टिविस्ट नहीं हूं, एक पत्रकार और लेखक हूं, लेकिन इस नाते भी, एक पत्रकार और लेखक के नाते भी मैं कहता हूं कि अगर बाबा साहब के आप सच्चे अनुयायी हैं, बाबा साहब के शब्दों पर आपको सचमुच यकीन है, तो बाबा साहब के इन 4 वाक्यों को याद रखिए कि हिंदू राष्ट्र लोकतंत्र के लिए खतरा है और इसे हर कीमत पर रोका जाना चाहिए। जो लोग आपके बीच हिंदू राष्ट्र की वकालत करने वालों के नारों पर डांस कर रहे हैं, उनको आप आगे बढ़ने से रोकिए। इन शब्दों के साथ नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम।